इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसकी करेंगे। एक बार फिर से इस युद्ध में हूती विद्रोहियों की एंट्री हो गई है। दरअसल आपको बता दें, हूती विद्रोहियों ने तेल अवीव को निशाना बनाया है, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि इस जंग में हूती विद्रोहियों की एंट्री हुई हो। पहले भी वो हमला कर चुके हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर बार बार हूती विद्रोही ताकतवर इजराइल से लड़ने के लिए तैयार क्यों बैठे हैं। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ये हूतियों की उस हिमाकत का बदला है जो उसने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर किया था। ये एयर स्ट्राइक का उस हमले का जवाब है जो यमन के विद्रोहियों ने यहूदी देशों को दहलाने के लिए की थी। ये काउंटर अटैक आतंकियों को सबक सिखाने का सबब है। हमास के साथ जारी जंग के दौरान इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक कसम खाई थी, वो दुश्मनों के खात्मे की कसम थी। अब जब हूतियों ने इजराइल की राजधानी हमला करने की हिमाकत की, तो उसी अंदाज में एक बार फिर से आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। नेतन्याहू का मैसेज क्लियर है, जो उनके नागरिकों को नुकसान पहुंचाएगा उसका नामो निशान मिट जाएगा। אזרחי ישראל, שבוע טוב. מתחילת המלחמה הבהרתי שישראל תפגע בכל מי שיפגע בנו. ולכן מוקדם יותר היום כינסתי את הקבינט המדיני-ביטחוני. नेतन्याहू ने हुंकार भरी और आईडीएफ ने जवाबी कार्रवाई में यमन के विद्रोहियों पर ताबड़तोड़ अटैक किए। इजराइल ने यमन में हूतियों के 3 ठिकानों पर ड्रोन से जबरदस्त हमला किया, जिसमें अल हुदैदा पोर्ट, पावर स्टेशन और ऑयल डिपो है। इस हमले में अब तक 3 लोगों की मौत तो 80 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल ने F-16 लड़ाकू विमान, F-35 एयरक्राफ्ट और ड्रोन मदद से एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। दावा किया जा रहा है कि इस अटैक में अमेरिका और ब्रिटेन का इजराइल को साथ मिला। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने यमन पर हमले के बाद क्या कहा, वो आपको सुनवाते हैं। לדם של אזרחים ישראלים יש מחיר, הוא לא הפקר. את זה יודעים היום, גם בלבנון, גם בעזה, גם בתימן וגם במקומות אחרים. אם יעיזו לתקוף אותנו, התוצאה תהיה. वहीं इजराइल के हमलों से दहले यमन में खौफ का माहौल है। हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता का बयान सामने आया है। إن القوات المسلحة اليمنية وبتوجيهات قيادتها المؤمنة ومعها كل أبناء الشعب اليمني الحر الأبي الصامد المجاهد لن تتوقف عن عملياتها المساندة لإخواننا في غزة। बयान से साफ है कि इजराइल की हमास के साथ जारी जंग आतंकवादियों को पच नहीं रही है। हूती भी एक आतंकवादी संगठन है, लिहाजा हमास का साथ देने और इजराइल का ध्यान भटकाने के लिए हूती विद्रोही बार बार कभी समंदर से तो कभी आसमान से अटैक कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों हूती को हमास से इतना लगाव है, वो बताएंगे। लेकिन पहले हूती कौन है ये आप जान लीजिए। हूती विद्रोही एक खूंखार आतंकी संगठन है। हूती विद्रोहियों के पास 2 लाख लड़ाकों की ताकत है। जोल्फागर, फतेह जैसे घातक मिसाइल है। कुद्स मिसाइल का बड़ा जखीरा मौजूद है। शाहिद समझ जैसे कई घातक ड्रोन और कई एंटी शिप मिसाइल भी मौजूद है। 80 के दशक में यमन में संगठन बना था। शिया मुस्लिमों का आदिवासी संगठन है। हूती आतंकियों के पीछे ईरान की ताकत भी छिपी है। ईरान से फंडिंग, हथियार सप्लाई होती है और 2004 से 10 में 6 बार यमन सेना से युद्ध भी किया। वहीं ईरान, जिसने जंग की शुरुआत के साथ ही खुलकर न सिर्फ हमास की वकालत की, बल्कि इजराइल से जंग खत्म करने को लेकर बात भी की थी। दावा किया जाता है कि जब जब ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी ने हमास प्रमुख इस्राइल हनिये से मुलाकात की, जंग में डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट साथ देने की बात कही। और यही वजह है कि ईरान समर्थित हूती बार बार इजराइल पर हमला कर उसे घात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं। गुजरात की मांगलोर में इमरजेंसी कॉल के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और समुद्र की लहरों के बीचों बीच एक रोगी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें किसी एक्शन सीक्वल या मूवी की नहीं है।
ये तस्वीरें हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की बहादुरी की। ये तस्वीरें हैं हमारे जवानों के साहस की। ये तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं कि हमारी फोर्सेस किसी भी आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे समुद्री लहरों के खराब मौसम में एक रोगी को समुद्री जहाज से रेस्क्यू किया जा रहा है। कैसे हमारे जवान हेलीकॉप्टर से गंभीर रोगी को एयरलिफ्ट कर अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल इंडियन कोस्ट गार्ड को एक मेडिकल कॉल मिली, जिसके जवाब में कोस्ट गार्ड्स ने दक्षिण गुजरात के मांगरोल में ऑपरेशन चलाकर गैबोन के एक बीमार व्यक्ति को रेस्क्यू किया। हेलीकॉप्टर से रोगी को एयरलिफ्ट करने के बाद सुरक्षित पोरबंदर लाया गया, जहां अब उसका इलाज जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वरिष्ठ नेता और हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, मुंबई राज्य के प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में बैठे हुए सारे महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेतागण और आज महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हुए ये सभी लगभग मंडलों को रिप्रेजेंट करने वाले देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों बहनों को नमस्कार, प्रणाम। भाइयों बहनों, राष्ट्रीय भाजपा की योजना के तहत आज हम सब स्वर्गीय गिरीश बापट सभागृह में इस विस्तृत कार्यकारिणी के अंदर इकट्ठा हुए हैं। जब मैं यहां आया हूं तब पुण्य नगरी में आया हूं। सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहिए। ये नगरी तिलक महाराज की नगरी है। यहीं से केसरी को शुरू किया और देश भर में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको शिवाजी महाराज के बाद पूरे देश में अलग जगाने का काम बाल गंगाधर तिलक ने किया था। मैं आज बाल गंगाधर तिलक, बाजीराव पेशवा और वीर सावरकर, ये तीनों महापुरुषों को मनपूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहिए। आज गुरु पूर्णिमा है। मैं महाराष्ट्र के सभी लोगों को गुरु पर्व की, गुरु पूर्णिमा की मनपूर्वक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि देश भर में हर प्रदेश के अंदर ये विस्तृत कार्यकारिणी का आयोजन हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी के निर्देश पर हो रहा है। परंतु महाराष्ट्र की ये पुणे नगरी में विस्तृत कार्यकारिणी का एक अलग स्वरूप भी है, अलग उद्देश्य भी है। हमने विस्तृत कार्यकारिणी देश भर में 2024 के चुनाव के बाद फिर से एक बार हमारे कार्यकर्ता हमारे विजय अभियान में लग जाए, इसके लिए बुलाई है। परंतु महाराष्ट्र के अंदर ये विस्तृत कार्यकारिणी 2014 के चुनाव की समीक्षा के साथ साथ, 2024 की चुनाव की समीक्षा के साथ साथ 2024 में फिर से एक बार कमल फूल की युति सरकार बनाने के लिए बुलाई।